वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिया था, उससे आगे की सेक्शन को सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हम आज की इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको इसकी एक एक चीज विथ इलिस्ट्रेशंस बड़ा क्लियर शब्दों में और सरल शब्दों में आपको मैं समझाने वाला हूँ आज। तो सेक्शन इससे पहले जो पढ़ी है उसमें हमने आपका एडमिशंस पढ़ लिया है और कन्फेशन पढ़ लिया। कन्फेशन 24 से 30 के बीच थी और एडमिशन जो थे वो हमारे सेक्शन 17 to 23 तक थे, जो कि कवर हो चुके। इस सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 31 डिस्कस करने के बाद, जो कि ये कहती है कि एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉपल। ये कहती है कि एडमिशंस जो होंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। तो कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मैंने आपको बताया था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 4 जो है उसके अंदर डिफाइन था, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, फिर कंक्लूसिव प्रूफ। तो वहां मैंने आपको बताया था कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। अगर आप नहीं रिकॉल कर रहे हैं तो मैं फिर आज इस सेक्शन के साथ भी आपको बताऊंगा कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, एस्टॉपल क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊंगा। क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा, क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक मीन्स आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस, उसको भी मैं आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो बगैर किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज के अध्याय की, जो कि सेक्शन 31 से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मेरे दोस्तों लास्ट लेक्चर में भी हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स किए हैं, मैं उसमें आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया कानून आया है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर देगा, जिस दिन से नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू कर देगी उस दिन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। तो जिस दिन से ये रिप्लेस करेगी उससे पहले मैं आपको इसको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं कि कौन सी सेक्शन सब कौन सी सेक्शन हो जाएगी और उस सेक्शन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या ऐड किया गया है और क्या रिमूव किया गया है, मतलब क्या जोड़ा है और क्या हटा दिया है। तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलना है, जो नई चीज जोड़ी है उससे कितना इसको बढ़ा है, कितना घटा है, ये सब मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाता रहा हूं। तो सेक्शन 31 जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 25 होगी। तो सेक्शन 31 भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कहती है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। ठीक, तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे पर वो स्टॉपल हो सकते हैं। ठीक, अब ये स्टॉपल क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ तो आपने पढ़ लिया पर स्टॉपल मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो आपको स्टॉपल समझ में नहीं आ रहा हो तो स्टॉपल क्या होता है ना। तो इसमें जो मेन चीज देखनी है हमने, एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशंस क्या होता है, फिर एक ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ एंड व्हाट इज स्टॉपल। स्टॉप मतलब स्टॉपल। तो ये तीन चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आप सेक्शन 31 नहीं समझ सकते। तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 31 जितनी देखने में आपको ये छोटी लग रही है, ये सेक्शन जो 31, ये सिर्फ इतना सा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये जितनी छोटी लग रही है सेक्शन 31 उतनी ही बड़ी है, इसका स्कोप उतना ही बड़ा है, उतने ही इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। बहुत अच्छे से सेक्शन को आपको समझना होगा। मैं एक एक शब्द जो बोलूंगा वो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशंस की। तो एडमिशन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एडमिशंस क्या कहता है कि एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा? कोई एक स्टेटमेंट हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक स्टेटमेंट होगी। अब स्टेटमेंट ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकती है और
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में होती है। तो पहली बात स्टेटमेंट, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में हो सकती है, ओरल फॉर्म में हो सकती है। उससे क्या कोई रेफरेंस निकल रहा हो, रेफरेंस मतलब उससे कोई अनुमान लगाया जा सके, उससे कोई अनुमान निकल रहा हो, किसके लिए? फैक्ट एंड इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट के लिए, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के लिए। सिंपल सा समझो, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि ओरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है, जिससे कोई रेफरेंस निकलता हो, किसके लिए? फैक्ट एंड इश्यू के लिए और रेलिवेंट फैक्ट के लिए। या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में है, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा किसी पर्टिकुलर स्थिति में दी गई है, जो कि आने वाली सेक्शंस के अंदर रेलिवेंट हो जाती है। ये दो चीजें हमें सिर्फ एडमिशन में बताई थी, और यही एडमिशन वाली जो मैंने बात बताई आपको, यही आपको याद रखना है। इसके अलावा एडमिशंस में डेफिनेशन के लिए तो आपको और कुछ याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और आप अपनी भाषा में ही एडमिशंस की डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई रोक नहीं है इसके लिए, है ना। तो पहली बात ये, और एक मैंने इसी के साथ ये बताई थी कि जो स्टेटमेंट है वो एडमिशंस होती है, तो मतलब जो एडमिशंस होगा वो स्टेटमेंट ही होगा, पर सारी स्टेटमेंट एडमिशन नहीं हो सकती। हाँ, स्टेटमेंट एडमिशन जितने हैं वो सारे स्टेटमेंट ही होंगे, समझ रहे हैं आप। तो बड़ा गोला किसका होगा? स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट से एडमिशन बनता है। तो ऑल स्टेटमेंट आर एडमिशंस, ये गलत बात होगी, पर ऑल एडमिशंस आर स्टेटमेंट, करेक्ट बात। तो ये तो हमने समझ लिया एडमिशंस। अब समझते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि एक कोई फैक्ट है ना डिक्लेयर्ड हो गया हो इस एक्ट के द्वारा, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ होगा किसी दूसरे फैक्ट का, है ना। तो जो पहला फैक्ट है वो प्रूव हो गया है, ठीक है, उससे किसी दूसरे फैक्ट को प्रूव मान लिया जाता है, तो वो उस दूसरे फैक्ट के लिए कंक्लूसिव प्रूफ होगा। और कोर्ट यहां पे क्या करेगा? कंक्लूसिव प्रूफ के मामले में आपको डिस्प्रूव करने की परमिशन भी नहीं देगा कि भाई साहब आप इसको डिस्प्रूव कर दो, इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ला दो। मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे ए एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट प्रूव है इसके लिए बी के लिए, सपोज ये ए स्टेटमेंट बी के लिए प्रूव है, तो ये इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी ये, और कोर्ट इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए भी आपको परमिशन नहीं देगी, वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो कंक्लूसिव प्रूफ बहुत ही सॉलिड एविडेंस होता है, बहुत ही सॉलिड। One fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved. है ना, पहले फैक्ट के प्रूफ के आधार पे दूसरे फैक्ट को प्रूव मान लेगी कोर्ट, किसी अनदर फैक्ट को प्रूव मान लेगी कोर्ट, और उसके डिस्प्रूव करने के लिए भी, जैसे मैंने बताया आपको, ए के लिए अगर कोई फैक्ट है ये और वो अगर प्रूव हो गया है तो बी को वो प्रूव मान लेगा, और इस बी के लिए आप कोई एविडेंस भी नहीं दे सकते जिससे इससे डिस्प्रूव किया जा सके। तो कंक्लूसिव प्रूफ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टॉपल। स्टॉपल क्या होता है? स्टॉपल को मैं आपको समझाऊं, आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अपनी डिक्लेरेशंस के द्वारा, माने उद्घोषणा, एक्ट के द्वारा और ओमिशन। एक्ट ओमिशन मैंने समझा दिया था। एक्ट मतलब कोई अपने एक्शन किया हो, ओमिशन जिसके लिए आपकी ड्यूटी हो, जिसके लिए आप लीगली बाउंड हो और आप वो काम नहीं करते हो, है ना। तो कोई पर्सन वो उद्घोषणा के द्वारा या कोई एक्ट के द्वारा या कोई ओमिशंस के द्वारा इंटेंशनली
इंटेंशनली कुछ ऐसा करता है जिससे कोई जो दूसरा व्यक्ति है उसे वो सच ऐसा करता है कि उसे बिलीव हो जाए कि जो वो बोल रहा है ये सच बात ही बोल रहा है, ये जो बात वो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे कि आप ऐसे समझो, ये जो ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति जो है, ये ए व्यक्ति है, इसका ये फ्रेंड बी है और ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड किसी भी नाम से। ये इसको दिखा रहा है और ये कह रहा है बी से कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसको सेल कर रहा हूं। तो बी को वो इस तरीके से भरोसा दिला देता है उसको, और इस तरह से बी को पूरी तरह से ये भरोसा हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है। ठीक, अब ये भाई साहब खरीदने के लिए इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसको भरोसा हो गया, ये इसको बयाना दे देता है कुछ, फॉर एग्जाम्पल। पर अब क्या होता है कि ए की एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी थी नहीं, ये प्रॉपर्टी तो थी सी की, जो उसका फादर है ए का। अब किसी वजह से 6 महीने बाद या 2 महीने बाद सी ए के नाम या तो प्रॉपर्टी कर देता है या सी की डेथ हो जाती है जिससे इसके नाम ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जब ये बी है ना, ये से प्रॉपर्टी ए से जब ये मांगता है तो ए ये कह के डिनाई नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी जब मैंने आपको बताई थी ये मेरी है, मैंने तो झूठ बोल दिया था ऐसे ही, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी उस टाइम पे मेरे फादर की थी। तो ये होता है स्टॉपल। यू गेटिंग? ए का इस तरह से झूठ बोल के, कोई एक्ट करके, कोई डिक्लेरेशन करके, कोई ओमिशन करके, इंटेंशनली होनी चाहिए, आशय के साथ, किसको ये बेवकूफ बना रहा है आशय के साथ, और ऐसा भरोसा दिला देता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो अगर बी इसको खरीदने के इंटरेस्टेड हो जाता और कभी ये प्रॉपर्टी इसके पास आ जाती तो ए ये कह के मना नहीं कर सकता कि ये एक्चुअल में मेरे फादर की थी, ये तो आई अब मेरे पास है। जैसे कि इसका इलिस्ट्रेशन समझ लो, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी, इंटेंशन और झूठ बोल के क्या करता है, बी टू बिलीव दैट सर्टन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाई इंड्यूस बी टू बाई एंड पे फॉर इट। इसी वजह से बी क्या कर देता है, वही इलिस्ट्रेशन बता रहे हैं सेम जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था, क्या कर देता, बाई कर लेता और कुछ इसके लिए कुछ पैसे देता। द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title। मतलब वो एक्चुअल उसके नाम नहीं थी, he had no title, he must not be allowed to prove his want of little। तो इसको परमिशन ही नहीं होगी इस चीज को प्रूव करने की कि ये मेरे नाम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आपने इस आदमी को इस तरह से भरोसा दिला दिया। चलो और एग्जांपल कोई दूसरा ले लेते हैं। सपोज करो कोई ऑफिस है ये, अब इसके ऑफिस जो है ए के भाई का है बी का, ऐसे समझो, और ये व्यक्ति मान लो सी है, अब बी की जगह सी ले लो, ठीक है। ए का ये ऑफिस, बी का ये ऑफिस है और ए इस ऑफिस में बैठ रहा है, उठ रहा है, आ जा रहा है, वो सी को ऐसे भरोसा दिला देता है जैसे ये ऑफिस इसी का हो, पर एक्चुअल में ऑफिस है किसका, बी का, इसके भाई का। तो इस ऑफिस की रिगार्डिंग मान लो कोई भी एग्रीमेंट सी ए से कर लेता है, ठीक है। अब जो ए है ना वो डिनाई नहीं कर सकता ये कह के कि ये जो ऑफिस है ये तो बी का है, मैंने तो आपसे झूठ और इंटेंशनली ऐसे ही फ्रॉड किया था। अगर एक ही सिचुएशन समझने वाली होगी, अगर सेम पहले वाले में भी याद रखना और इस वाले एग्जांपल में भी, अगर ये बी इसके नाम नहीं कर देता ना प्रॉपर्टी, तो सी इस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल नहीं हो जाएगा। सी किसके लिए होगा, फिर फ्रॉड के लिए एंटाइटल होगा। ए कहेंगे ए ने क्या करा है, फ्रॉड करा है, और वहां पे स्टॉपल का रूल लागू नहीं होगा। स्टेपल रूल का लागू कब होगा, जब बी एक्चुअल में ये, जैसे आज इसने मान लो 1 तारीख, आज जैसे 25 तारीख है, सपोज 25 तारीख को इसने इससे वादा किया, अब क्या है 2 महीने बाद बी इसको पोजीशन दे देता, तो ये आदमी ये नहीं कह सकता जिस 25 तारीख को
सी से इसकी बात हुई थी इस चीज को लेके, इसके बीच जो एग्रीमेंट हुआ था किसी चीज को लेके कि इसको इस पे लोन लेने का या जो भी हो वॉट एवर इनके बीच, उसने ऐसा कुछ लोभ इसको दिखाया हो जिस तरह से इसको बिलीव हो गया था सी को कि एक्चुअल में ये ऑफिस है वो ए का है। तो ये नहीं कह सकता कि 25 तारीख को जब ये हमारी बात हुई थी तब तो मेरे पास इसका टाइटल ही नहीं था, तब तो मेरे भाई के पास था। एक्चुअल में अगर इसके पास आज आ गया ना तो तब भी इसको सी को देना पड़ेगा, यही है एस्टॉपल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेक्शन 31 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 25 हो जाएगी, और सेक्शन 115 जिसके अंदर एस्टॉपल डिफाइन है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 121 हो जाएगा। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो सेक्शन 31 है जो ये कहती है कि एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में एस्टॉपल, यानी एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। तो एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे जो मैटर एडमिटेड कर लिए गए हैं। किसी भी मैटर के लिए एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, वो एडमिशंस रेलिवेंट तो होंगे, उनको पढ़ा जाएगा, उनका सहारा लिया जाएगा। एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर एक व्यक्ति को गलत या सही साबित करने के लिए उन एडमिशन का सहारा लिया जाएगा, पर वो एज अ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माने जाएंगे कि उनको कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाए। और कंक्लूसिव प्रूफ मैंने बता दिया है कि एक फैक्ट प्रूव हो जाए तो दूसरे फैक्ट को प्रूफ मान लेना, और कोर्ट क्या करेगा उस कंडीशन में, आपको परमिशन भी नहीं देगा, आपको अलाउ भी नहीं करेगा कि उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस ले आओ, वो होता है कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये पहली लाइन ये कहता है एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। जो एडमिशंस है, जो मैटर एडमिटेड हुआ है जिसके लिए एडमिशंस, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकते, बट दे में ऑपरेट एज एस्टॉपल अंडर द प्रोविजन हियर एंड आफ्टर कंटेन। पर वो एज अ एस्टॉपल ऑपरेट किए जा सकते हैं, या एस्टॉपल से उपयोग किया जा सकता है। वही वाली बात है, कोई आप एग्जांपल से ऐसे समझाता हूं आपको कि एक एग्जांपल आप समझो कि सपोज करो ए व्यक्ति ने कोई कोर्ट के अंदर एडमिशंस करा, और इस चीज का ये एडमिशंस करा झूठा किसी बी व्यक्ति को ये दिला के भरोसा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है ये नहीं है, और आज उसने एडमिशंस कर लिया, तो वो एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होगा, पर एज अ एस्टॉपल उसे यूज किया जा सकता है जब उसके नाम वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। समझ रहे? वो उसने एडमिशंस में, एक एग्जांपल चलो दूसरा ले लेते हैं। सपोज करो ये एग्जांपल के अंदर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का कोई भी एक एडमिशन कर लिया, एक स्टेटमेंट है वो कर लिया फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड। मान लो कि जो था वो 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का डिस्प्यूट था, उससे रिलेटेड उसने एडमिशंस कर ली। तो अब वो आगे जो होगा ना उसके लिए ये नहीं कह सकता 15 लाख या 20 लाख, जो फैक्ट एंड इश्यू मान लो 20 लाख है तो 20 लाख पे रहना होगा एक बार उसने जो एडमिशन कर लिया। अब उससे बढ़ा नहीं सकता कि वो 25 लाख करे 30 लाख करे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। पर इसको कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा, जो मैंने बता दिया। बाकी हाँ एस्टॉपल की तरह से यूज किया जा सकता है। एस्टॉपल कहाँ डिफाइन है हमारा सेक्शन 115 के अंदर, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 121 हो जाएगी, और बाकी इस सेक्शंस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको सेक्शन 31 समझ में आ गई होगी कि ये क्या बात कहना चाह रहा है। एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे किसी मैटर के जो एडमिटेड कर लिया गया, पर वे एस्टॉपल की तरह यूज किए जा सकते हैं। और एस्टॉपल कब बनेगा? जब किसी व्यक्ति को उसने ऐसा भरोसा दिलाया हो इंटेंशनली, किसी डिक्लेरेशन के द्वारा या एक्ट के द्वारा, ओमिशन के द्वारा, है ना, कि उसको भरोसा दिलाया कि मैं जो ये चीज है ये सत्य ही है, ये एक्चुअल में गाड़ी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सामान मेरा ही है। उसको इस तरह से भरोसा दिला दिया कि उसे पूरी तरह से भरोसा हो गया कि भैया ये इसी का ही है ना। और ऐसा कोई एडमिशन अगर है तो वो एज एस्टॉपल यूज किया जा सकता है। मे, इसीलिए बट यूज है, बट दे मे ऑपरेट, किया जा सकता है। किया ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, किया जा सकता है। ये डिपेंड ऑन सर्कमस्टांस जो होंगी, जिस हिसाब से कोर्ट उस टाइम सर्कमस्टांस देखी जाएंगी कि एज एस्टॉपल यूज हो रहा है या नहीं है, ये एडमिशंस कहाँ तक पढ़ी जा सकती है, वो वाली बात। पर कंक्लूसिव प्रूफ एडमिशंस नहीं होगी, ये सेक्शन 31 बड़ा क्लियर कह देती है। तो
प्री का क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ये किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है? तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर ये डिफाइन है। ये प्री के लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ भी रिपीट करवाया आपको दोबारा से, ताकि आप कंक्लूसिव प्रूफ भूले नहीं। कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 4 के अंदर। स्टॉपल कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 115, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या हो जाएगी? सेक्शन 121। इलस्ट्रेशंस मैंने आपको इसका करा दिया है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आपका इस सेक्शन से रिलेटेड तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले थे, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। तो एडमिशन और कन्फेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। एडमिशन 17 से लेके 23 के बीच डिफाइन थी, और कन्फेशन 24 से लेके 30, जो कि मैंने बताया कि कैसे कैसे एडमिशन पार्टी के द्वारा एडमिशन, किसी पार्टी इंटरेस्ट हो उसका एडमिशन कैसे होता है, रिप्रेजेंट का एडमिशन कैसे होता है। ऐसे मैंने कन्फेशन बताया कि कन्फेशन पुलिस के सामने हो कितनी एडमिशेबल हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हो कितनी, एक्स्ट्रा जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, रेट्रोएक्टिव है ना कन्फेक्शन हो, जुडिशियल कन्फेशन हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। तो अब मैं इसमें ये कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है पूरा सीधा सीधा मेंस के अंदर, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडमिशंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एज अ स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस व्हिच शो इन्फ्रेंस टू एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। तो एडमिशंस क्या होता है? पहले तो हमने इस पहली लाइन में ये बता दिया आपको कि एडमिशंस क्या होता है। जो मैंने बताई थी कि स्टेटमेंट होती हैं वो सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन है, और ओरल भी हो सकती हैं, और उसमें डॉक्यूमेंटली हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती हैं, जिनको सीधा सीधा जुड़ी होंगी किससे जुड़ी होंगी? फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट से। दूसरी कंडीशन बताइए कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में दी गई हो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की द्वारा जो आगे आने वाली सेक्शंस में कहीं रेलिवेंट बताई गई हो, वो एडमिशंस होती हैं। तो ये बात तो मैंने इसमें बताई। अब सेक्शन 31 सेज दैट एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ये मैंने अभी बताई आपको कि सेक्शन 31 के अंदर हमें क्या बताया कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर एडमिटेड। जो मैटर आपने एडमिटेड करा हुआ है उसके लिए एडमिशंस क्या होंगी? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी, बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपर अंडर द प्रोविजन ऑफ कौन सा था? 115, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 121 हो जाता है ना। The provision is further supplemental by section 58 under which it provided fact admitted need not to be proved। तो जो सेक्शन 58 है वो कहता है कि अगर फैक्ट कोई एडमिटेड हो गया है, एडमिटेड फैक्ट, उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने किसी फैक्ट को कोर्ट के सामने एडमिट कर लिया, किसी चीज को, उस फैक्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ ओके है, फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डजंट मैटर उसका वो उसके साथ कोई सपोर्टेड एविडेंस हो या ना हो, अगर उससे किसी व्यक्ति ने कोई चीज लिख के कोर्ट के अंदर दी और सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट एडमिटेड है। अब उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, सेक्शन 58 बताता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इट सेज दैट नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड, ये वही वाली बात है जो मैंने एग्री टू एडमिट बाय एनी रिटन अंडर देयर हैंड्स। An admission being not conclusive proof of the fact, admitted evidence can be given to disprove it, है ना। But until evidence to the contrary is given, and admission can safely be presumed to be proved, मान लिया जाएगा ये, है ना। अब सेम ऐसे दूसरा उसमें समझ लेते हैं कन्फेशन के लिए। द टर्म कन्फेशन नो वी आर डिफाइन इन द एविडेंस एक्ट। तो कन्फेशन मैं आपको पहले ही बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, पर हमें जजमेंट के थ्रू ये चीज हमें बताई गई कि कन्फेशन क्या होती है। तो कन्फेशन क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, और जो कि एक्यूज के अगेंस्ट यूज होगी और एक्यूज के द्वारा ही दी गई होगी, है ना। तो कन्फेशन क्या होगी? एक स्टेटमेंट होगी जो कि एक्यूज के द्वारा दी गई हो, जो कि एक्यूज के अगेंस्ट ही यूज की जा सकती है, और इसके इंग्रेडिएंट क्या है? जिसमें एक फैक्ट को, एक जो ऑफेंस है उसको, ऑफेंस को ही एडमिट कर लिया हो जिसमें एक्यूज ने वो, या कोई ऐसा फैक्ट एडमिट कर लिया जिससे सीधा सीधा प्रूव हो जा रहा है कि इस व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है। तो
कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन के लिए कोई स्टेटमेंट जो कि अक्यूज ने किसी ऑफेंस के लिए एडमिट कर लिया है ना, और या फिर कोई ऐसे फैक्ट रिलेटेड एडमिट कर लिए हैं जिनसे ये साबित हो जा रहा है कि ऑफेंस इसी ने किया है, तो ये होती है कन्फेशन। और कन्फेशन हमेशा अक्यूज के अगेंस्ट यूज होती है। द कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन चार्ज विद अ क्राइम सजेस्टिंग एन इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और एज अ रेलेवेंट फैक्ट द इन्फरेंस दैट द स्टेटमेंट शुड सजेस्ट दैट ही इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। Meaning of confession. The expression confession means a statement made by an accused admitting his guilt. It is an admission as to the commission of an offense. तो ये चीज सारी मैं अभी ऊपर आपको जो समझा चुका हूँ वही चीजें लिखी हुई है। If a person accused of an offense make a statement against himself, it is called confession or confessional statement. अपने अगेंस्ट यूज होगी तभी उसे कन्फेशन बनेगी, अदरवाइज तो बनेगी नहीं। कन्फेशन आर अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एडमिशन, है ना। Thus it is properly said that all confession are admissions, but all admissions are not confessions. तो जो confessions होंगी वो सारी confessions क्या होंगी? Admissions होंगी, है ना। But all admissions are not confession. सारी admissions confession, क्योंकि कोई ऐसी admission है जिसमें accused के द्वारा नहीं confess करा गया या किसी offense के लिए admit नहीं करा, तो वो confession कैसे बन जाएगा, है ना। तो आप यहाँ ऐसे समझो कि ये सपोज करो ये है ऐसे, ये गोला है और एक ये गोला है ना, और एक ये है सर्कल इसके अंदर, ऐसे समझो। अब जो ये है ना, ये तो है, ये जो है ये कन्फेशन है, ये हो गया आपका एडमिशन और ये हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगी? बड़ा हो, मतलब ऑल कन्फेशन क्या होंगी? और एडमिशंस, और ऑल एडमिशंस आर क्या होंगे? स्टेटमेंट। और ऑल स्टेटमेंट्स आर क्या होंगी? एडमिशन से नहीं होंगी, जैसे ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। तो ऐसे चलता है। तो स्टेटमेंट का जो होगा सर्कल वो बड़ा होगा हमेशा। सर्कल और स्क्वायर जो स्टेटमेंट का होगा, जैसे सपोज करो इसे सर्कल ही लेते हैं, चलो हम सर्कल ले लो इसे, है ना, या सर्कल से ही समझ लो आप, ये लो, ये 3 सर्कल हो गए। तो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो स्टेटमेंट का होगा, फिर एडमिशन का होगा, फिर कन्फेशन का होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन से प्री में पूछा जाता है कि क्या सभी कन्फेशन एडमिशन हो सकती हैं? बताओ। बिल्कुल हो सकती हैं। पर क्या सभी एडमिशन कन्फेशन हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। पर क्या सभी स्टेटमेंट कन्फेशन हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। पर जो कन्फेशंस हैं वो स्टेटमेंट हो सकती हैं, क्योंकि कन्फेशन में है क्या? स्टेटमेंट ही तो है। और होता क्या है? तो ये प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब इनके बीच में अंतर क्या वो हम समझा देते हैं। अभी तो मैंने एक्चुअल में आपको क्या पहले बताया कि एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है। कभी भी डिफरेंस पूछे तो सबसे पहले आपको यही बताना कि एडमिशन होता है, शॉर्ट में बता देना, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर कन्फेशन क्या होती है वो बता दी। अब हम आपको डिफरेंस कर देते हैं दोनों में एक टेबल से। कन्फेशन रेफर टू एडमिटिंग गिल्ट फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। तो कन्फेशन किसके लिए जाता है? किसी क्राइम के लिए गिल्ट में एडमिट कर दिया। वेयर इज एडमिशन रेफर टू रिवीलिंग इंफॉर्मेशन और एक्नॉलेजिंग गिल्ट, है ना। ऐसे कन्फेशन आर मेड टू अथॉरिटीज और इन अ लीगल सेटिंग, है ना। वाइल एडमिशन कैन टेक प्लेस एनीवेयर। तो कन्फेशन जो होगी किसी अथॉरिटी या लीगल सेटिंग के सामने ही होगी, है ना, उसके सामने ही बनेगी। पर एडमिशन जो है वो कहीं भी बन सकते हैं, कहीं भी रेलिवेंट हो सकते हैं। ओनली द वन हु इज एक्यूज कैन कन्फेस। तो कन्फेशन कौन बना सकता है? केवल एक्यूज कर सकता है। जबकि अगर एडमिशन जो है इसमें एक्चुअल में करना क्या है कि ये मिस्टेक आई है, ये एक्चुअल में यहाँ पे कन्फेशन होगा, ये कन्फेशन होगा और ये एडमिशन होगा। एक्चुअल में गलत टाइप होगा, ठीक है। तो इस तरफ एडमिशन है, इस तरफ कन्फेशन। तो ओनली दी वन हु इज अक्यूज कैन कन्फेस। तो कन्फेस कौन करेगा? अक्यूज। वेयरएज एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग ऑफ अ मैटर दे आर रिप्रेजेंटेड एंड इन सेम केसेस थर्ड पार्टीज एज वेल एज मे मेक एन एडमिशन। तो एडमिशन क्या कर सकता है? वो पार्टी भी कर सकती है, पार्टी के
यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है वो भी एडमिशंस बना सकते हैं ना, कोई थर्ड पार्टी होगी उसको जिसका इंटरेस्ट उसमें जाग रहा हो वो भी बना सकता है एडमिशंस। कन्फेशन आर यूजुअली वॉलंटरली होती है ना, बगैर किसी दबाव, ये थ्रेट हो गया, तुम्हारा इंड्यूस हो गया, प्रॉमिस हो गई, ये किसी भी मतलब वॉलंटरली होनी चाहिए एक्चुअल में, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए कन्फेशन पे। जबकि वेयरेज इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग एडमिशंस कैन बी मेड, किसी भी उसमें बनाए जा सकते हैं, है ना। ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कन्फेशन अलाउ, तो कन्फेशन क्या होता है, केवल क्रिमिनल मैटर के अंदर अलाउ होता है, जबकि एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों के अंदर बनाए जा सकते हैं। कन्फेशन आर यूजुअली वॉलंटरली, वेयरएज एडमिशन में भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी, है ना। तो एडमिशंस वॉलंटरली भी हो सकते हैं, अनवॉलंटरली भी हो सकते हैं ना। कन्फेशंस आर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट होती हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट होती हैं। वहीं अगर बात करें हम अगर इसकी एडमिशंस की, तो एडमिशंस कैन आइदर इंक्रिमिनेटेड और एक्सोनियोरेट, है ना, एक्सोनिरेट हो सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर देखें तो once an admission is made by a party or an attorney with full knowledge it cannot be retroactive, है ना। once an admission is made, तो फिर ये वाली लाइन फिर गलत होगी, एक्चुअल में ये कन्फेशन इधर आना चाहिए था, ये एडमिशन वाली लाइन है, ये लाइन जो है ना ये एडमिशन की है और ये कन्फेशन की है, तो ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, ये टाइपिंग में इश्यूज हुआ है ना। तो इसको आप देख लेंगे, 7 को इधर ले आएंगे और 7 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। फिर इसका हमने आपको कंक्लूजन बता दिया, इट इज ऑब्वियस दैट एडमिशंस हैव अ वाइड स्कोप देन कन्फेशन, है ना। तो इसका बड़े लेवल पे स्कोप है एडमिशंस का कन्फेशन की अपेक्षा का। मैंने आपको बताया था सर्कल के अंदर एडमिशन ऊपर बैठा था, कन्फेशन नीचे था। सिंस कन्फेशन आर ओनली अ टाइप ऑफ एडमिशन, देयर आर सेवरल मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन, बट अ मेजर पॉइंट ऑफ distinction is that confession is a direct statement that does not require evidence for it to be backed up. It is the responsibility of the court to determine the validity of confession in light of the fact and circumstances of each case. On the other hand, an admission require evidence for it to support conviction of any kind, usually on the part of opposite party, है ना। तो एडमिशंस के लिए चाहिए होगा आपको एविडेंस, चाहिए उसको सपोर्ट के लिए, पर एक्चुअल में जो कन्फेशन है ना वो सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है, इसका स्कोप बड़ा होता है, उसके लिए कम जरूरत पड़ती है और ये कोर्ट को डिटरमाइन करना होता है। तो ये तो इसका कंक्लूजन लिख दिया मैंने, आपको अंतर बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, एक्चुअल में होता है क्या वो। तो ये डिफरेंस जब भी पूछा जाएगा इनके बीच में तो आपको यही चीजें लिखनी और यही पढ़नी है। अब जो नेक्स्ट जो मैंने आपको दिया था होमवर्क, जो क्वेश्चन एक था लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि आप सबको पढ़ के आना है इसको। सब्सटेंसेस लॉ इज डिफरेंस फ्रॉम प्रोसीजर लॉ, है ना। 2 तरह के लॉ होते हैं, एक प्रोसीजर लॉ, एक सब्सटेंटिव लॉ, है ना। एक्सप्लेन बाय गिविंग रेफरेंस टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के रेफरेंस देते हुए इसको एक्सप्लेन करना था, तो हमने कहा था इंडियन एविडेंस के साथ जोड़ के पढ़ के आना है आपको। प्रोसीजर लॉ क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था शुरू में जब इंट्रोडक्शन की क्लास थी कि ये प्रोसीजर लॉ का क्या काम होता है, सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं, प्रोसीजर लॉ के काम क्या होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ का क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ में एक्चुअल में पनिशमेंट लिखी होती है, डेफिनेशंस लिखी होती कि ये ऑफेंस अगर करोगे आप उसकी ये डेफिनेशन होगी, ये अगर इस तरह से एक्ट ओमिशन करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये सब्सटेंटिव लॉ में लिखी रहती है। प्रोसीजर लॉ उसको ये बताता है कि अगर ये आपने ऑफेंस किया है तो इस ऑफेंस तक कैसे पहुंचा जाएगा, एक्चुअल में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करे जाएंगे, कैसे कैसे एविडेंस कलेक्ट करे जाएंगे, कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करा जाएगा, ये सब प्रोसीजर लॉ बताता है। तो वही मैंने इसको पहले इसका क्या बता दिया, मैंने इंट्रो बता दिया व्हाट इज एविडेंस, क्योंकि एविडेंस के रेफरेंस ने पूछा था इसमें, तो एविडेंस बता दिया, है ना। फिर उसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे एविडेंस का ये सारा कुछ है ना, कौन कौन से थिंक करने क्या का, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई। ये एक्चुअल में आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन लाया, ये आपको पढ़ना है एक्चुअल में, आपको सिर्फ मैच करना है इससे, बाकी मैं इसके बारे में ज्यादा बताने वाला नहीं। ऐसे मैंने बता दिया एविडेंस एंड सब्सटेंटिव लॉ, एविडेंस का सब्सटेंटिव लॉ से कैसे जोड़ के हमने बताना था, आफ्टर द ट्रायल इज कंडक्ट एविडेंस एंड सब्सटेंटिव लॉ, इस तरह से मैंने बताया। तो आपको इससे ना मेरी पीपीटी जो मैं इसकी डालूंगा ना, उससे आपको अपने आंसर्स मैच कर लेने और आपको इसी तरीके से लिखने, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लिमिटेड लिखना है और बहुत अच्छा लिखना है ना। एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ, एविडेंस को प्रोसीजर लॉ के साथ जोड़ के मैंने बता दिया आपको, है ना। तो ये आपको मैच कर लेना है और लिख देना है। बाकी आज की क्लास में यही फिनिश करूंगा। सेक्शन 31 मैंने आपको बता दिया, बाकी मैंने
एडमिशंस और कन्फेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो भी आपको बता दिया। तो आपको इसी तरह से इसको पढ़ना है। बाकी जो इसके अंदर जो कमी थी एक कन्फेशन और इसमें एडमिशंस के अंदर जो इधर का उधर लिख गया था, बाकी और तो कोई अंदर नहीं था, केवल ये कि कन्फेशन का कॉलम इधर हो गया था और एडमिशन का उधर हो गया था। तो पीपीटी के अंदर मैं उसको सुधार दूंगा और सुधारने के बाद ही वो आपको अवेलेबल होगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप इसी तरह से बने रहिए एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, है ना। तो आप अगर इसकी पीपीटी अगर चाहते हैं तो मेरे इस QR कोड को स्कैन करके इजीली इसकी पीपीटी पा सकते हैं। बाकी अगर और कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे एनी टाइम व्हाट्सअप करके मेरे से क्वेरी छोड़ सकते हैं और मैं तुरंत की तुरंत तो हो सकता है जवाब ना दे पाऊँ, पर हाँ जैसे भी मैं फ्री हूँगा तो आपका रिप्लाई जरूर करूँगा और आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड गुड लक।